कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब की होली। श्यामपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक रमा नाम की औरत रहा करती थी। उसको 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम था सोना और लड़के का नाम था राजू। रमा दूसरों के यहाँ काम करके दिन का गुजारा किया करती थी। वो अकेली थी घर का देखभाल करने वाली, इसीलिए वो अपने बच्चों का सिर्फ खाना ही कर सकती थी। एक दिन सोना रमा से, माँ मुझे ना चॉकलेट चाहिए, मुझे वो लेकर दो ना। सोना बेटा वो अच्छी नहीं होती है, उससे दांत खराब होते हैं। माँ मुझे एक ही दे दो ना, मैं फिर नहीं मांगूंगी। रमा मन ही मन में विचार करती है, हाय रे ये गरीबी, कब मेरा और मेरे बच्चों का पीछा छोड़ेगी। अब मैं क्या करूँ। रमा ऐसे ही सोच रही थी, तभी सोना बोलती है, माँ तुम कल मुझे जरूर खरीद के दोगी ना। हाँ मेरी बच्ची, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तब तुझे लेकर दूंगी। अब चलो घर, बहुत खेल लिया बाहर। हाँ माँ चलो। ऐसा कहकर रमा और सोना घर चले जाते हैं। राजू भी खेलकर घर वापस आ जाता है। अब रमा घर में दाल और चावल बनाती है और उन दोनों को खाने के लिए दे देती है। वो हमेशा काम करके आधे पेट ही खाना खाया करती थी। कभी भी उसने पेट भर के खाना नहीं खाया, क्योंकि कल बच्चों को कम ना पड़े। अगले दिन वो काम के लिए घर से निकल जाती है। वो दिन भर काम करती है और दोपहर हो जाने के बाद दूसरा कुछ काम मिलता है क्या ये देखती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। इसीलिए वो निराश होकर घर चली जाती है। आज भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ 2 वक्त का खाना खा सके इतने ही पैसे रमा को मिले थे। इसीलिए रमा घर थोड़ी देर बाद जाने का सोचती है। वो शाम हो जाने के बाद घर चली जाती है और घर जाते ही देखती है कि सोना और राजू दोनों ही घर में उसकी राह देख रहे हैं। जब रमा आती है तो उसके गले लगकर राजू और सोना कहते हैं, माँ तुम्हें आज आने में इतनी देर कैसे हो गई। अरे भैया, माँ मेरा चॉकलेट लाने गई थी, इसीलिए उसे देर हो गई। हाँ ना माँ। रमा ये सब बातें सुन के चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी सोना और राजू उसके पास आकर उसे कहते हैं, माँ मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, तुम पहले रोना बंद करो। हाँ माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रो मत। ऐसा कहकर दोनों रमा के गले लग जाते हैं और रमा उनके पास बैठकर उनसे बहुत सारी बातें करती है। बाद में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो आज सिर्फ चावल ही बनाती है और सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। आज सोना ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब खाना खा लिया। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, मगर रमा के हालात सुधारने के नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन रमा जब सुबह उठी तो उसे चक्कर आ गया। उस दिन उसने आराम करने का सोचा, मगर पूरा दिन आराम करने के बाद भी उसके चक्कर कम नहीं हो रहे थे। अब वो बहुत चिंतित रहने लगी। वो मन में सोचती है कि अगर मैं ऐसी ही बीमार रही तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे और मेरे बच्चे को कौन देखेगा। ऐसा मन ही मन सोचकर वो फिर से काम पर जाने के लिए उठने लगती है। तभी उसे फिर से चक्कर आ जाता है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे हो क्या रहा है। एक वक्त का खाना खाने की वजह से उसके शरीर में काम करने की शक्ति ही नहीं रही थी, इसीलिए उसे चक्कर आ रहे थे। उस दिन शाम हो जाने के बाद राम पूछता है, माँ आज खाने में क्या बनाऊं? घर में कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो गया है क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है माँ। रमा तभी थोड़ा सोचकर कहती है, अरे रामू, मैंने उस बैग में कुछ चावल रखे हैं, उसे तू पका दे। मैं तुझे बता दूंगी कैसे पकाना है, तू पका देना। हाँ माँ, इस बैग में? हाँ वही चावल। आज का तो हो जाएगा, कल का देखेंगे। मैं कल काम पर जाऊंगी तो कुछ न कुछ लेकर आ जाऊंगी। राजू अब रमा जैसे बताती है वैसे ही पकाता है और 3 थालियों में खाना लगाता है। सब एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रमा उठने लगती है तभी उसे थकावट की वजह से फिर से चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब देख राजू अपनी माँ से, माँ तुम घर पर आराम करो, मैं जाकर कुछ मिलता है क्या देखता हूँ। अरे राजू, तू क्या करेगा? मैं थोड़ा देर आराम करके थोड़ी देर में उठ जाऊंगी ना, तो मैं चली जाऊंगी। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है।
मैं आता हूँ माँ अभी। जल्दी आना बेटा। हाँ माँ, मैं खाना लेकर जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर राजू घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वो एक रास्ते पे खड़ा रहता है। राजू जहाँ खड़ा था वहाँ बहुत सारे लोग एक जगह खड़े दिखाई देते हैं। राजू उनसे कुछ मिलता है क्या, इसीलिए उनके पास चला जाता है। तभी राजू एक आदमी से, भैया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे चलो जाओ यहाँ से, कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। ऐसा कहकर आदमी वहाँ से चला जाता है। राजू अब दूसरी ओर मुड़ता है, मगर सारे लोग उसके फटे कपड़े देख उसे दूर रहने के लिए कहते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। तभी वो एक जगह जाकर बहुत रोता है। राजू मन में, इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तभी एक लड़का उसके पास आकर उससे पूछता है, अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ घर में बहुत बीमार है, इसलिए हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कुछ खाने के लिए मिलता है क्या देख रहा था, मगर सब लोग मेरे फटे कपड़े देख मुझसे दूर भाग रहे हैं। मुझे सच में मदद की जरूरत है, मेरी माँ बहुत बीमार है। ऐसा कहकर राजू फिर से रोने लगता है। तभी वो लड़का राजू से, अरे दोस्त रो मत, मेरा नाम शिवा है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू तुम यही रुको, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आया, बस तुम यही रुकना। ऐसा कहकर शिवा भागते हुए घर चला जाता है और कुछ देर में वापस आ जाता है। तभी शिवा राजू के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता है। शिवा राजू से, अरे राजू ये लो, तुम्हारी माँ के लिए खाना और तुम सबके लिए खाना है, और ये कुछ मिठाइयाँ है जो तुम्हारे घर पर लेकर जाओ। शिवा भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं अभी चलता हूँ, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। ऐसा कहकर राजू शिवा से खाना लेकर घर के लिए निकल जाता है, मगर शिवा उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि उसका घर एक झोपड़ी है और उसके घर में उसकी बीमार माँ और बहन उसका इंतजार कर रही थी। राजू को देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और राजू सब खाना अपनी माँ को दिखाता है और बोलता है, माँ मुझे आज शिवा नाम के भैया मिले थे, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही मुझे ये सब खाना दिया है, वो बहुत अच्छे हैं माँ। हाँ रे, तुझे इतना सामान देने वाला बहुत बड़ी मन का होगा। हाँ माँ, शिवा भैया बहुत अच्छे हैं। चलो माँ खाना खाते हैं, सोना को भी भूख लगी है ना। हाँ चल। ऐसा कहकर तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। ये सब बाहर से शिवा देख रहा था। तभी वो अपने घर चला जाता है और उसके पिताजी रमेश से कहता है, पिताजी मुझे आज एक गरीब लड़का राजू दिखा था, मुझे लगा वो झूठ कह रहा है, इसलिए मैं उसके पीछे चला गया तो मैंने देखा उसका परिवार की हालत बहुत ही खराब है। उनके खाने के बहुत लाले पड़े हैं पिताजी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटे, मगर हमें उनके घर जाकर भी तो देखना पड़ेगा, तभी हम उनकी मदद कर सकेंगे। हाँ पिताजी, मैं आपको राजू के घर लेकर चलता हूँ। हाँ मगर कल तो होली है, हमें उनके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा, जैसे नए कपड़े और कुछ खाने का सामान। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर शिवा खेलने के लिए चला जाता है और रमेश कुछ जरूरत की चीजें और खाने का सामान अपने साथ ले लेता है। तभी शिवा आकर उनको उसके लाई हुई पिचकारी देता है और उनसे कहता है, पिताजी ये लीजिए मेरी नई वाली पिचकारी, मुझे पिछली साल की पिचकारी है, मैं उससे ही काम चला लूंगा। मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा, तुम भी चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर शिवा रमेश के साथ चला जाता है और उसके पिताजी को राजू का घर दिखाता है। तभी रमेश राजू के घर जाकर दरवाजे पर नॉक करता है। तभी राजू दरवाजा खोलने आता है। राजू जब दरवाजा खोलता है तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि कल का मदद करने वाला शिवा उसके सामने खड़ा है। तभी राजू शिवा से, शिवा भैया तुम यहाँ आओ ना भैया। अरे राजू, मेरे पापा भी तुमसे मिलने आए हैं, आइए ना चाचा। ऐसा कहकर राजू उन्हें अपने घर में लेता है। तभी उनके घर की हालत देख रमेश खड़ा ही रहता है। तभी रमा रमेश से, मालिक आप कौन हैं और हमारे घर पर आप कैसे आए? मैं शिवा का पिता हूँ, मुझे शिवा ने बताया था राजू के बारे में। फिर हम दोनों ने सोचा कि हम कल होली के त्योहार पर आपकी कुछ मदद कर सके तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसा सोचकर हम यहाँ चले आए, और ये लीजिए खाने का सामान और होली के लिए कुछ रंग।
ऐसा कहकर रमेश वो खाने का सामान और होली के रंग रमा के हाथों में दे देता है और रमा से कहता है कि रमा बहन, आज से आप इन बच्चों की चिंता करना छोड़ दीजिए। इनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। इनकी पढ़ाई की भी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और तुम्हारा मैं अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। भैया, तुम हमारे भगवान हो। तुमने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है हमारे लिए। रमा बहन, आज से तुम तीनों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, समझे? मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल होली का त्योहार है, अच्छे से मनाना होली। और हाँ, परसों हम तुम सबको यहाँ से लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर रमेश और शिवा वहाँ से चले जाते हैं। तभी रमा राजू से, हमारे लिए रमेश भैया एक भगवान से कम नहीं है। राजू, चलो तुम दोनों, अब ये कुछ खाना है ना, वो खा लेते हैं और सो जाते हैं। कल होली भी है ना? हाँ माँ, चलो। ऐसा कहकर वो तीनों उस दिन भर पेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वो तीनों अच्छी तरह से होली मनाते हैं और रमेश के साथ रमा और उसका परिवार उसके घर रहने के लिए चला जाता है। इसी तरह हमारे देश में ऐसे कितने नागरिक हैं जो गरीबी के शिकार है, जिन्हें अच्छे से खाना भी नसीब नहीं होता। इसी वजह से वो कोई त्योहार भी अच्छी तरह से मना नहीं सकते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। हमसे जो बन पड़े उतनी ही उनकी मदद कर दे तो भी वो अपने त्योहार खुशी खुशी मना सकेंगे। रामनगर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसका मुर्गी और अंडे बेचने का बिजनेस था। ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां और अंडे मिले, इस चाह में वो मुर्गियों को ऐसी खाद खिलाता कि मुर्गियां जल्द ही बड़ी हो जाती और समय से पहले ही अंडे देने लगती। शाम हर रोज अंडे ट्रे में भरता और उन्हें गाड़ी में रखवाकर सारे गांव में बेच आता। उस गांव में रंगा नाम का एक आदमी एक रेडी लगाकर उस पर ऑमलेट बनाकर बेचता था। वो हर दिन शाम से ही अंडे लेता था। उसी गांव में रहीम नाम का भी एक आदमी रहता था। उसका चिकन का शॉप था और वो भी शाम से ही मुर्गियां लेता था। ऐसे ही एक दिन रहीम की दुकान पर एक आदमी आया। अरे भाई रहीम, तुम्हारे यहाँ का चिकन खाने के बाद पेट में दर्द होने लगा है। अब चिकन में गड़बड़ है या खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हुई पता नहीं। अरे रामलाल जी, मेरे चिकन में तो कोई फॉल्ट नहीं है, शायद आपके बनाने का तरीका गलत हो गया हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। रामलाल वहां से चला जाता है और रहीम सोच में पड़ जाता है। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो शाम को पूछना पड़ेगा। रहीम अपना काम बड़े ईमानदारी से करता था। अगले दिन फिर एक आदमी रहीम की दुकान पर चिकन की शिकायत लेकर आया। हर घर में खाना बनाने की समस्या तो नहीं हो सकती। ये रंगा भी शाम से चिकन और अंडे लेता है, मैं इसे ही पूछ के देखता हूँ। अरे भाई रंगा, तुम्हारे पास ये शाम ही अंडे बेचता है ना? हाँ भाई, मगर मेरे इस महीने में बहुत सारे अंडे खराब निकल रहे हैं। क्या हुआ है क्या पता? अरे मेरे ग्राहक भी बोल रहे हैं कि चिकन अच्छा नहीं है, उन्हें पेट की समस्या हो रही है। मुझे लगा कि ये समस्या सिर्फ मेरी है, इसीलिए मैंने किसी से कुछ बोला नहीं। भाई मेरा धंधे में भी बहुत नुकसान हो रहा है। चलो हम उस शाम से पूछते हैं। अरे उससे पूछ के क्या फायदा, वो तो सफाई देगा। चलो हम उसके फार्म पर जाकर देखते हैं। अब रंगा और रहीम शाम की पोल्ट्री फार्म पर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो देखते हैं कि शाम अपनी फार्म की मुर्गियों को केमिकल मिश्रित पानी पिलाता है, जिससे उनका वजन बढ़ जाए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगाता है। अरे भाई रहीम, ये शाम ये क्या कर रहा है? अरे भाई, ये छोटी मुर्गियों को इंजेक्शन लगा रहा है, जिससे ये मुर्गियां 8 ही दिन में बड़ी बन जाती है और कुछ मुर्गियां जल्द ही अंडे देने लगती है। और फिर ये उन मुर्गियों को वो केमिकल से मिश्रित पानी पिलाकर उनका वजन बढ़ाता है। ये सब कर रहा है ये शाम। अरे भाई, ये तो सरासर गलत है। ये हमें फंसा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। चलो अब घर वापस चलते हैं और सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अब रंगा और रहीम घर चले जाते हैं। रहीम रात भर सोचते रहता है। सुबह उठकर वो रंगा के पास जाता है और उसे अपनी योजना बताता है। भाई रंगा, इस शाम को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक योजना है, बताओ ना भाई। हम एक नकली बड़ी वाली मुर्गी बनाएंगे, उसमें एक इंजन फिट करवा देंगे जिससे कि वो चलने फिरने लगे,
उसे हम पूरा सोने जैसा पेंट करवा देंगे, कुछ नकली सोने के अंडे भी बनवाएंगे और फिर उसकी मदद से हम इसको सबक सिखाएंगे। क्या आइडिया है भाई, ऐसा ही करेंगे हम, उसे अच्छा सबक मिलेगा। चलो हम मेरे घर पे वो मुर्गी बनाना शुरू कर देते हैं। मैं बाजार से पेंट लेकर आता हूँ। हाँ भाई, मैं भी आता हूँ। अब वो दोनों भी एक नकली मुर्गी बनाने में जुट जाते हैं। लगभग 4 दिनों तक बहुत मेहनत करने के बाद दोनों ने एक नकली मुर्गी बना ली। उन्होंने उसमें एक इंजन लगवा दिया ताकि वो मुर्गी चल सके। उसी के साथ साथ अंदर बैठने के लिए एक सीट बनवाया। उन्होंने प्लास्टिक से 7 अंडे तैयार किए और उन्हें सुनहरे रंग से रंग दिया ताकि वो ऐसे दिखे जैसे कि वो सोने के अंडे हो। अब रहीम मुर्गी में बैठकर उसे चलाने लगा। वो उसे गांव में लेकर गया। गांव के सारे लोग उस विशाल सोने की मुर्गी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे भाई देखो, कितनी बड़ी सोने की मुर्गी है। अब वो मुर्गी शाम के पोल्ट्री फार्म के पास गई। उसे देखकर शाम बाहर आया। इतनी विशाल मुर्गी मैंने आज तक नहीं देखी। उस मुर्गी के अंदर बैठा रहीम आवाज बदलकर बोलने लगा, अरे मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मुझे हर रोज जो आधा किलो सोना खिलाएगा, मैं उसको हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी। क्या आप आधा किलो सोना हर रोज खाती हो? हाँ, डाल के देखो, मैं खाकर दिखाऊंगी। अब शाम घर जाकर उसने जमा किया हुआ सारा सोना लेकर आता है और वो सोना मुर्गी के सामने रखता है। तभी रहीम अंदर से एक बटन दबाता है और बटन दबाते ही मुर्गी अपना मुंह खोलकर सारा सोना खा लेती है। अब रहीम दूसरा बटन दबाता है और मुर्गी पीछे से एक नकली सोने का अंडा डालती है। ये सब देखकर शाम और गांव वाले बहुत चकित हो जाते हैं। क्या आप मेरे घर आ सकती है? अगर आप मेरे घर आएंगी तो मैं आपको हर रोज आधा किलो सोना खिलाऊंगा। ठीक है, मगर मेरे अंडे 7 दिनों बाद ही फोड़ना। जी ठीक है। अब शाम उस मुर्गी को लेकर अपने घर जाता है। उसकी सारी संपत्ति बेचकर उसके बदले सोना खरीद कर लाता है और अब हर रोज उस मुर्गी को आधा किलो सोना खिलाने लगता है। मुर्गी भी उसे रोज एक अंडा देने लगी। अरे भाग्यवान, अब जल्द ही हम करोड़पति हो जाएंगे, तुम बस देखती जाओ। अजी, बस हो गया इस मुर्गी को सोना खिलाना। चलो अब हमारा फार्म संभालते हैं। अरे तुम्हें कुछ समझता है कि नहीं? इस मुर्गी की वजह से मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, समझी? तो आप ही बनो करोड़पति, मैं चली अपने मायके। ऐसा बोल के सुमन अपने मायके चली गई। उसके जाते ही शाम ने उसका पूरा घर बेच दिया और उन पैसों से सोना खरीद कर लाया। उसने मुर्गी को हर रोज आधा किलो सोना खिलाना जारी रखा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना उस मुर्गी को मार दिया जाए, जिससे कि सारे सोने के अंडे एक ही बार मिल जाएंगे। तभी उसने कुछ हथियार उठाए और उस मुर्गी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। अंदर बैठे रहीम को ये बात पता चली और वो उस मुर्गी को लेकर वहां से भाग निकला। वो मुर्गी शाम के हाथ न आई। आखिरकार शाम अपने घर में चला आया और उसने वो नकली अंडे उठाए। वो अंडे लेकर वो सोनार की दुकान में उन्हें बेचने गया। भाई साहब, ये अंडा कितने का होगा जरा बताइए? सोने का है। अरे क्या श्याम भाई, तुम भी कुछ काम नहीं है क्या? पहले इतना सारा सोना लेकर गए और अब ये नकली अंडे लेकर आए हो। मजाक मत कीजिए भाई साहब। अरे भाई, मैं क्यों मजाक करूं? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। ये सब सुनकर श्याम बहुत सदमे में चला गया। उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे ही एक दिन रहीम और रंगा फिर से मिलते हैं। अरे भाई रहीम, उस श्याम को बहुत सजा हो गई। अब उसे उसका सोना लौटा देते हैं, नहीं तो सदमे में चला जाएगा बेचारा। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो उसका सोना वापस दे देते हैं। हाँ चलो। अब रंगा और रहीम उस सोने की मुर्गी को लेकर श्याम के घर गए। रहीम उस मुर्गी के माध्यम से उससे बात करने लगा। श्याम, श्याम, जादुई मुर्गी, तुम यहाँ? हाँ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए वो अंडे भी नकली हो गए। अब तुम तुम्हारा ये सोना वापस ले लो और अब ईमानदारी से काम करना, किसी के साथ गलत मत करना। आज के बाद मैं जिंदगी में किसी को नहीं फंसाऊंगा। मुर्गी शाम से लिया हुआ सारा सोना उगल देती है और वहां से चली जाती है। और उस दिन के बाद शाम अपना धंधा पूरी ईमानदारी के साथ करने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।